हाय फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस। इसके पहले आप लोगों ने देखा मैंने पार्ट 1 में वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, इसके विषय में मैंने आपको बताया और विशेष कमेंट मैंने दिया आपको। और यहाँ तक कि मैंने आपको एक्यूट डिजीज क्या क्या होती हैं और क्रॉनिक डिजीज क्या क्या होती हैं, इन सारी डिजीजेस के विषय में मैंने आपको बताया। इसी के विषय में क्रॉनिक डिजीज के विषय में थोड़ा सा टॉपिक हम आपको और बताना चाहेंगे। एक डिजीज है क्षय रोग, जिसको बोला जाता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट कोच ने 1882 में 1882 में रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज किया था। और जो इसका फैक्टर देखा, कारक देखा, इसके कारक उन्होंने कहा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, अर्थात ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम उन्होंने दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से इस डिजीज का जो सिम्टम होता है, आदमी में थकावट जल्दी आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगता है आदमी को, भार में कमी हो जाती है, बुखार हो जाता है, खांसी बार बार आती है, उसमें हुपिंग कफ, खांसी बार बार आती है। और खांसी के साथ साथ जब थाइमस ग्लैंड, जो बीच की ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, जो तो न तो जन्म के समय होती है न ही स्वाभाविक मृत्यु के समय होती है, जो हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है, हमारे शरीर को रोग से लड़ने के पूरी तरह से अनुकूल बना देती है कि यह शरीर हमारा जो है आसानी से किसी भी रोग से फाइट कर सकता है। लेकिन जब ये थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी में वर्क करना बंद कर देती है, इससे जो हार्मोन निकल रहे हैं वो हार्मोनों का सिक्रीशन बंद हो जाता है। सामान्य सी बात है कि अगर कोई भी सिंपल डिजीज भी हमारे ऊपर हाई हो सकती है, वह डिजीज हमको ग्रैब्स कर सकती है, हमको पकड़ सकती है, कैच कर सकती है। तो ये थाइमस ग्लैंड से जो सिक्रीटेड हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में जो सिक्रीट हो रहे हैं, ये इनका सिक्रीशन बंद हो जाता है। और जब आदमी तेजी के साथ प्रेशर देकर के खांसता है तो थाइमस क्रैक कर जाती हैं, फट जाती हैं, और थाइमस के क्रैक कर जाने से मुंह से ब्लड आ जाता है, मुंह से उनके ब्लड आ जाएगा। तो ये सिम्टम होते हैं खांसी आने के समय, हुपिंग कफ के समय, व्यक्ति के जो मुंह से खून का आ जाना, सिंपल में आता है। और मैंने ये भी आपको बताया था, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि हुपिंग कफ के टाइम पर अगर एक बार आदमी तेजी के साथ खांसता है तो उसके साथ माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जो एक बार खांसने पर बाहर आते हैं, मुंह से बाहर निकलते हैं, इनकी संख्या मिनिमम 3000 मैंने आपको बताया था। और एक बैक्टीरिया ऐसा है, इनमें 3000 में से कोई भी एक बैक्टीरिया एक व्यक्ति को इन्फेक्टेड करने के लिए पर्याप्त होता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्तियों को जो इस रोग से ग्रसित हों, उनको खांसते समय मुंह पर जो है वो रुमाल को लगा लें, मुंह पर आसानी से रुमाल को लगा करके कवर कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है वो रुक सकता है, बच सकता है, आदमी अपने को दूसरे को आसानी से बचा सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ऐसे व्यक्तियों को जाकर के खांसना, छींकना, थूकना, ये जो है एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज है, रोग को फैलाना है। और ये जो रोग को फैलाते हैं, तो एक व्यक्ति स्वस्थ है तो दूसरा व्यक्ति जो है अस्वस्थ हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो संक्रमण से, अगर वो संक्रमित व्यक्ति है तो वहां जितने भी व्यक्ति उसके आसपास के होंगे सबके साथ संक्रमित हो जाते हैं। यही रीजन था कि पहले जब हमारे पास इसकी वैक्सीन नहीं थी, इसकी मेडिसिन नहीं थी, इसकी कोई दवा नहीं थी, तो ऐसे व्यक्तियों को परिवार से सामान्य रूप से अलग कर दिया जाता था, जिसे राज रोग के नाम से जाना जाता था। उनको परिवार में अलग कर दिया जाता था।
उनके लिए अलग पात्र में भोजन बना दिया जाता था, सारी चीज़ें उनकी अलग होती थी, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सारी चीज़ें उनकी अलग होती थी। तो इस तरह से अब रोकथाम के लिए आप लोगों ने देखा BCG का टीका लगता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय से ही उसको टीकाकरण का जो है प्रारंभ हो जाता है। उसमें जो टीका लगता है BCG का, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ब्रेक कर देता है, रोक देता है, बॉडी में उसका इन्फेक्शन रोक देता है। इस तरह से बॉडी में इफेक्ट इसका रुक जाता है BCG के टीके से। और ट्यूबरकुलर चिकित्सा जो होती है, ट्यूबरकुलर चिकित्सा में जिसका एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ATT, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने कहा ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। क्या नाम दिया? एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, ATT चिकित्सा जो होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, इसके द्वारा जो है ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, इसका मतलब हो गया कि ट्यूबरकुलोसिस से इस व्यक्ति को बचा लिया जाता है। तो ये डिजीजेज होती हैं सामान्य रूप से, जो कि काफी लंबे समय तक चलती हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं। और आप देखिए, मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें आप देखिएगा डिजीजेज, रोग, ये दो प्रकार के हैं। एक को मैंने कहा कि ये जन्मजात डिजीज है, जन्मजात रोग है, मैटरनल डिजीजेज है। दूसरा मैंने कहा एक्वायर्ड डिजीजेज, उपार्जित रोग है, बाह्य रूप से अर्जित किया हुआ रोग, उपार्जित रोग, इसको एक्वायर्ड डिजीजेज नाम दिया हमने। इस डिजीज को बोला गया एक्वायर्ड डिजीजेज, उपार्जित रोग। और जो एक्वायर्ड डिजीज है, उपार्जित रोग है, ये दो भागों में बांट दिए गए। दे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 parts. One is the infectious diseases, other is the non-infectious diseases. पहले को हमने कहा infectious diseases, दूसरे को हमने कहा non-infectious diseases। infectious को कहा गया संक्रामक रोग, non-infectious को कहा गया असंक्रामक रोग। जो असंक्रामक रोग है, इसके कई भाग हैं। संक्रामक रोग, infectious, आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा इसके विषय में, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में आसानी पूर्वक अपने माइक्रोब्स के द्वारा, पैथोजेंस के द्वारा आसानी पूर्वक फैल जाते हो। एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी पूर्वक चले जा रहे हैं, तो उनको हमने कहा कि इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं। अगला जो असंक्रामक रोग है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज है, इसके कई पार्ट हैं। इसमें आप देखिए, पहला पार्ट मैंने दिया कि न्यूनता रोग, यहां देखिए लिखा है न्यूनता रोग, जिसको कहा गया डिफिशियंसी डिजीजेज। एक डिफिशियंसी डिजीज है न्यूनता रोग। दूसरा है अपक्षय डिजीजेज, जिसको कहा गया कि जो है डेंजरेटिव डिजीजेज, इसको अपक्षय बोला गया, डेंजरेटिव डिजीजेज। तीसरा है हार्मोनल असंतुलन, इसको कहा गया हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रतिरक्षी तंत्र की खराबी, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इसकी खराबी। malfunctioning of immune system, ये हो गया। अगला है कैंसर। कैंसर शब्द ही कैंकर से बना है। कैंकर मीन्स होता है केकड़ा, क्रैब। जैसे केकड़े में आर्थ्रोपोड है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इसके बाद भी इसमें जिस तरह से वो पकड़ता है जीव को, चारों तरफ से कैच कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से कैंसर नामक डिजीज भी हमारे शरीर को ऐसे इतने प्रकार के रोगों से ग्रसित कर देता है कि हमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार का रोग हमको हुआ है, यह समझना मुश्किल हो जाता है। मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीजेज हैव सीन, ढेर सारे रोगों के लक्षण उसमें आ जाते हैं, जबकि मेन डिजीज के रूप में कैंसर है, लेकिन उसमें खांसी भी आती है, बुखार भी होता है, आदमी को बोलने में दिक्कत होती है, घबराहट होती है, चलने में दिक्कत होती है, थकावट लगती है। इस तरह से ढेर सारे सिम्टम दिखाई देना शुरू कर देते हैं, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। उसके बाद कहीं घाव हुआ है, सड़न हो गई, उसमें पस लगातार बनती चली जा रही है, घाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यह कंडीशन डेवलप हो जाती है। और यह मुख्य रूप से तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों में,
या एडिक्टेड पर्सन्स जो हैं, ड्रग एडिक्टेड पर्सन्स, या एल्कोहल लेने वाले व्यक्तियों में ड्रिंकिंग पर्सन्स जो शराब वगैरह एल्कोहल लेते हैं, तो ये बॉडी के हमारे इम्यून सिस्टम को ले जाकर के ये समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जिसको कहा गया कि कंजेंशियल डिजीजेस, जन्मजात रोग, कंजेंशियल डिजीजेस। तो जन्मजात का मतलब ही हो गया कि जो जन्म से हो, जन्मजात का अर्थ ही हो गया ऐसी डिजीज जो जन्म से ही हो, उसको जन्मजात रोग बोला गया। और जन्मजात रोग में सबसे पहले से हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये जन्मजात रोग है। वारांधता, हीमोफीलिया में ब्लड का कोआगुलेशन नहीं होता, रुधिर नहीं जमता, इस बात का ध्यान रहे। हीमोफीलिया में ब्लड का कोआगुलेशन नहीं होता है, रुधिर नहीं जमता है। इसको बोला गया कि अगर इसमें ब्लड का कोआगुलेशन नहीं हो रहा है, रुधिर नहीं जम रहा है, तो ब्लड चोट लगने पर आदमी के शरीर से ब्लड का रिसाव होता चला जाएगा, लगातार ब्लड उससे रिश्ता रहेगा। इसको बोला गया कि ये कॉन्जेंशियल डिजीजेस है, हीमोफीलिया है, रक्त का बहाव लगातार चल रहा है। दूसरा हो जाता है इसमें, आपने देखा वारांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति हरे और लाल कलर में, दोनों में, हरे कलर में और लाल कलर में, दोनों कलर में अंतर जो है वो नहीं कर पाता है। लाल वाले को हरा बता देगा, हरे वाले को लाल बता देगा, तो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है, वारांधता होती है। वारांधता भी है। डाउन सिंड्रोम से भी होते हैं ऐसे रोग, ऐसे रोग जो जन्मजात हैं, हीमोफीलिया है, वारांधता है, डाउन सिंड्रोमिक डिजीजेज है, ये कॉन्जेंशियल डिजीजेज हैं जो जन्म से ही होते हैं। और दूसरी होती है संक्रामक डिजीजेज। संक्रामक डिजीजेज के फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं। संक्रमण तभी होगा जब उसका कोई पैथोजन होगा। अरे भाई, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई रोग तब फैलेगा जब कोई न कोई मीडियम होगा बीच का। तो जब इसमें मीडियम की आवश्यकता आ गई तो वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। और जैसे वाय कारक के रूप में देख लिया जाए, अभी मैंने ट्यूबरकुलोसिस का नाम लिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मैंने अभी नाम लिया। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संक्रामक एयर भी है, तो उसके संक्रामक हाउस फ्लाई भी है, घर की मक्खी, घरेलू मक्खी। अगर व्यक्ति ने खास करके कहीं पर थूक दिया है तो वहां से वो मक्खी उस पर बैठती है और फिर जाकर के आपके खाना खा रहे हैं आप, रोटी पर जाकर के बैठ जाती है। तो आप सोचिए कि संक्रमण इसका आसानी से उस व्यक्ति से आपके जो है रोटी पर चला आया और उस रोटी को आपने खा लिया। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इनडायरेक्ट वे में आ गया, किसके द्वारा आया? मक्खी के द्वारा आया, हाउस फ्लाई के द्वारा आया। तो डिजीजेस है, रोग है जिसके पैथोजेंस होते हैं, कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? कई प्रकार के कारक होते हैं। कारक के रूप में हम देखें तो मच्छर भी आ जाएगा, ये भी एक कारक है। तो कई प्रकार से है इसके कारक। ये शरीर में विभिन्न प्रकार से रोगों को पैदा कर देते हैं। बहुत ही सूक्ष्म और अपर्याप्त आहार अगर व्यक्ति को मिल रहा है, मैंने कल भी आपको बताया था, इसके पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फूड जो होता है दो होता है, भोजन दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है कंप्लीट डाइट, एक को कहा जाता है बैलेंस डाइट। एक को पूर्ण भोजन कहा जाता है, एक को संतुलित भोजन कहा जाता है। संतुलित भोजन तो वह भोजन होता है जिसमें हमको टोटल के टोटल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब मिल जाते हैं। वो हमारा हमको जो है वो एक ऐसा भोजन है जो बॉडी के लिए, शरीर के लिए ये बैलेंस डाइट है, संतुलित भोजन है। और एक कंप्लीट डाइट है। कंप्लीट डाइट का मतलब हो गया कि आपको जो कुछ भी मिला उसी को खाकर के आपने पेट को भर लिया। पेट भरने के लिए अगर आप खाने को खा रहे हैं तो उससे आपके शरीर में पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ना तो कार्बोहाइड्रेट मिल पाएगा, ना ही फैट मिल पाएगा, ना तो मिनरल्स मिल पाएंगे। आपको टोटल अगर सोचिए कि पेट भर लेने से आपको टोटल न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो टोटल न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। टोटल न्यूट्रिएंट्स अगर आपको लेना है, आपको बैलेंस डाइट लेना होगा, संतुलित भोजन लेना होगा। तो संतुलित भोजन के द्वारा ही
आदमी का शरीर स्वस्थ रह सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बताया आहार के विषय में, फूड के विषय में, कि बैलेंस डाइट क्या होता है, इम्बैलेंस डाइट क्या होता है। इम्बैलेंस डाइट में आप कुछ भी लेकर खा सकते हो, पेट को भर सकते हो, लेकिन बैलेंस डाइट में आप कुछ भी नहीं खा सकते। आप उस पदार्थ को उतनी ही मात्रा में खा सकते हैं जितनी कि आपकी बॉडी को उसकी आवश्यकता है। अगर आपने आवश्यकता से अधिक ले लिया तो बॉडी से बाहर हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमको ऐसे नहीं लेना है। अगला हमारा होता है पर्यावरणीय प्रदूषक। पर्यावरणीय प्रदूषक में आप लोगों ने देखा होगा ढेर सारे प्रदूषक होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। गैसीय पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ढेर सारे ऐसे जो गैसीय मटेरियल हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे बॉडी में जाकर के एल्वियोलाई को डैमेज करते हैं। गैसीय पदार्थ तो है लेकिन बॉडी के एल्वियोलाई को जाकर के, लंग्स के एल्वियोलाई को जाकर के डैमेज कर देते हैं और व्यक्ति अस्थमा से ग्रसित हो जाता है। अस्थमा नामक डिजीज से ग्रसित हो जाएगा, जिसको दमा कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमको अगर स्वस्थ रहना है तो अपने चारों तरफ के परिवेश को भी पूरी तरह से स्वच्छ रखना होगा। अगर हमने स्वच्छ नहीं रखा है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं नार्कोटिक्स, जिस पर प्रतिबंधित दवाएं हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं, जिसका व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है। एडिक्टेड, उस दवा का व्यक्ति आदी हो जाता है। अगर वो दवा नहीं मिलेगी तो वह व्यक्ति सो नहीं पाएगा, वह व्यक्ति काम अपना नहीं कर पाएगा। अगर वह दवा नहीं मिलेगी तो उसके हाथ पांव में जो है कंपन शुरू हो जाएगा, बॉडी में बीएमआर, ब्रीथिंग मैकेनिज्म रेट, श्वासोच्छ्वास दर बढ़ जाएगी, चक्कर आने लगेगा, घबराहट शुरू हो जाएगी। सो मेनी सिम्टम्स हैव सीन। ये ड्रग्स का इफेक्टेड होता है। इसीलिए यह नार्कोटिक्स ड्रग्स को गवर्नमेंट ने बैन किया कि इस प्रकार की दवाएं उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएं जो इसके कम यूज से जल्दी स्वस्थ हो सकते हो। ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल न दिया जाए जो इसको जो है दुष्प्रभाव के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसा उपयोग कर रहे हैं जिससे इनके बॉडी पर साइड इफेक्ट पड़े। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। इंटरनल फैक्टर में देखा जा रहा है कि इंटरनल फैक्टर, आइए इंटरनल फैक्टर पर बात करते हैं। थोड़ा सा इंटरनल फैक्टर को भी देख लिया जाए। आंतरिक कारक क्या क्या होते हैं उनको भी देख लिया जाए। आंतरिक कारक में पहला कारक होता है, फर्स्ट फैक्टर होता है, वो होता है जेनेटिक डिजीजेस, आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोगों में आप लोगों ने ढेर सारी डिजीज को पढ़ा होगा। वर्णांधता है, कलर ब्लाइंड है। तो वर्णांधता और कलर ब्लाइंड, वर्णांधता को बोला गया कलर ब्लाइंड। वर्णांधता हिंदी है, कलर ब्लाइंड उसकी इंग्लिश है। वर्णांधता है। हीमोफीलिया, जिसमें व्यक्ति के शरीर से रक्त निकलता है तो निकलता ही रहता है, क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं होती, ब्लड बहता चला जाता है, हीमोफीलिया बोला जाता है उसको। सिकल सेल एनीमिया डिजीजेस, जिसमें ब्लड की आरबीसी जो होती है सिकल्ड हो जाती है, सिंकिल्ड हो जाती हैं, सिकल कर जाएंगी, एनीमिक डिजीजेस मर जाती हैं। जब वो मर जाएंगी तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, इससे बॉडी एनीमिक हो जाती है, बॉडी एनीमिक हो जाती है, एनीमिया डिजीज एनीमिक हो जाएगी। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी डिजीज है, कैंसर भी डिजीज है। ऐसे डिजीजेज है, ऐसे रोग है, ऐसे जो कुछ तो आनुवंशिक है, और कैंसर को स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं कैंसर आनुवंशिक है, लेकिन हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड, ये तो आनुवंशिक हैं, 100% ये आनुवंशिक हैं, क्योंकि ये गुणसूत्रों पर चलने वाले रोग हैं। जो रोग गुणसूत्रों पर चलता हो वो आनुवंशिक है।
जो रोग गुणसूत्रों पर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलता जाता हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलता जाता हो, उनको आनुवंशिक कहा जाता है। तो ये आनुवंशिक रोग हो जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसी भी डिजीज को देखा जाए जिनमें सामान्य रूप से विसंगति उत्पन्न हो जाती है, न्यूनता विसंगत जिसको कहा जाता है। डिजेनरेटिव डिजीजेस, सामान्य रूप से इनको डिजेनरेटिव डिजीजेस बोला जाता है। जैसे आर्थराइटिस आप लोगों ने देखा, घुटना, जो जितने भी ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स पर आसानी से हम इसको फोल्ड कर ले रहे हैं, आसानी से हाथ को फोल्ड कर ले रहे हैं, आसानी से हम पैर को फोल्ड कर लेंगे, आसानी से हम गर्दन को फोल्ड कर लेंगे, तो घुटने को फोल्ड कर लेंगे। लेकिन ये कमर पर लगी हुई हड्डी है, पेल्विस गार्डियल से जो बोन लगी, फीमर लगी हुई है, आसानी से पैर को भी हम घुमा लेते हैं। लेकिन आर्थराइटिस का पेशेंट ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो लिगामेंट है और दो बोन्स के बीच में जो स्पेस है, उसमें जो मटेरियल फिलअप हुआ है, मैट्रिक्स उसका, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो खत्म हो जाएगा तो एक बोन से दूसरी बोन टच करेगी। जब बोन से बोन टच करना स्टार्ट कर देती है तो व्यक्ति को असह्य पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा होती है व्यक्ति को। ये आर्थराइटिस बोला गया, अस्थि का रोग है ये, आर्थराइटिस बोला गया इसको। लीवर की डिजीजेस, लीवर सिरोसिस, लीवर का सेल कर जाना, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, ये लीवर सिरोसिस के थ्रू आते हैं। और किडनी की डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीजेज हैं, ऐसी डिजीजेज हैं जो कि अपक्षयी रोग हैं। ये जो हैं इनको हम कहते हैं कि ये अपक्षयी रोग है। यहां आपने देखा, मैंने लिखा है अपक्षयी रोग, माने डिजेनरेटिव डिजीजेस। ये डिजेनरेटिव डिजीज है, अपक्षयी रोग है ये, इनको डिजेनरेटिव डिजीजेस बोला जाएगा। यदि बॉडी में हार्मोन का स्राव कम हो रहा है, या अगला आप देखिए ना, हार्मोनल असंतुलन, अगला मैंने लिखा हार्मोनल असंतुलन, मीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस। यदि बॉडी में हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी के अनुकूल नहीं हो रहा है, शरीर के अनुकूल नहीं हो रहा है, हार्मोन का सिक्रीशन अधिक हो गया या हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया, दोनों ही स्थितियों में बॉडी में इफेक्टेड, बॉडी को इफेक्टेड कर देते हैं। हाई सपोज दैट जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से निकलता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से निकलता है, एडेनोहाइपोफाइसिस रीजन से निकलता है, ये अग्रपिंड से निकलता है, एडेनोहाइपोफाइसिस रीजन से। जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, यदि इसका स्राव अधिक हो गया तो आदमी में महाकायता हो जाती है, अग्राधिकायता हो जाती है, गिगैनिज्म हो जाता है, जायंट, व्यक्ति दैत्याकार हो जाता है। अर्थात सामान्य लंबाई से उसकी लंबाई काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसका मतलब लंबाई का बड़ा होने का अर्थ हो गया कि हमारे अस्थियों की लंबाई बड़ी हो जाती है। अस्थियां बड़ी हो जाएंगी, जो चेहरा गोल दिखाई दे रहा है ये बेडौल दिखाई देगा। जाइगोमैटिक बोन बाहर आ जाएगी तो ये मुंह जो है बाहर की तरफ निकला होगा और ये गाल जो है पूरी तरह से पिचके हुए होंगे, ठुड्डी बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से बेडौल दिखाई देगा शरीर, मुख बेडौल दिखाई देगा या पूरी की पूरी शरीर बेडौल दिखाई देगी। लेकिन लंबाई, वो भी आदमी है, ह्यूमन बींग्स में है, लेकिन उसमें जीएच हार्मोन हाई अमाउंट में सिक्रीट हो गया, लंबाई उसकी आवश्यकता से अधिक हो गई, वेट बहुत ही कम है। लंबाई 6.5 फीट का है, पता लगा कि वेट जो है 40 kg का है, 40 kg वेट में, 45 kg वेट में है। तो हाइट के अनुरूप जो है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट भी होना जरूरी है। तो ये हार्मोनल इफेक्ट हुआ, हाई सिक्रीशन ऑफ जीएच हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। अगर लो सिक्रीशन हो गया, इसका कम स्राव हो गया, तो कम स्राव से व्यक्ति में वृद्धि नहीं होगी, डॉर्फिज्म, बौनापन, बौने व्यक्ति, छोटे व्यक्ति जो होते हैं, इसका मतलब है उनमें जीएच ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ है या बिल्कुल नहीं हुआ, वो व्यक्ति बहुत ही छोटे रह जाते हैं। बौना इसलिए बोला गया कि अधिकतम उनकी लंबाई जो होती है 52 इंचेज, उससे नीचे आ गए तो बौनेपन में आ गए, डॉर्फिज्म में आ गए।
तो यह हार्मोनल इफेक्शन है। हार्मोन से भी यही नहीं, अभी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को देख लिया जाए, जीटीएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अगर जीटीएच का सिक्रीशन है, सुचारू रूप से है, चाहे वो एड्रेनलिन हो या एपिनेफ्रिन हो या नॉरएड्रेनलिन हो या नॉरएपिनेफ्रिन हो, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, एस्ट्रोजेंस हो, तो ये हार्मोन, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, गोनाड को जननों को ये डेवलप करते हैं। इन्हीं का हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो व्यक्तिवाद हो जाएगा, फीमेल्स में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यह हार्मोन बन ही नहीं रहा है। जब तक हार्मोन नहीं बनेगा तो उनके अंदर जो है वो ओवम को सिक्रीट करने की पावर, रिलीज करने की पावर, रिलैक्सिन हार्मोन की पावर वहां पर ब्रेक कर जाएगी और स्पर्म का ओवम से कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। जब तक स्पर्म का ओवम से कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फाइलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले ही ये डेड कर जाते हैं स्पर्म और ओवम। इसका अर्थ ये हो गया कि यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बांझपन का रोग हो जाता है। और ये स्टेराइल कंडीशन जो होती है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा नहीं कहा समझ फीमेल और स्टेराइल और मेल और स्टेराइल, ये दोनों में हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल जो है सिर्फ फीमेल ही स्टेराइल होती हैं, मेल नहीं हो सकते। बांझपन का रोग कह करके यह कह देना कि सिर्फ औरतों में ही होता है, नहीं, पुरुष भी होते हैं। तो इनके जो है जनद बोला जाता है, इनको गोनैड को जनद बोला जाता है। तो ये जनद का डेवलपमेंट स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। अगला देख लीजिए, प्रतिरक्षी तंत्र की खराबी, मॉल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। मॉल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम और प्रतिरक्षी तंत्र की खराबी की हो गई। अगर बॉडी में प्रतिरक्षी तंत्र की खराबी हो जाती है, सबसे पहली डिजीज अगर शो करेगी तो एलर्जी हो जाएगी व्यक्ति को। कहते देखिए हमको धूल से एलर्जी है, कोई कहता हमको पानी से एलर्जी है, तमाम प्रकार की एलर्जी, लोग स्किन पर एलर्जी आ जाए, तमाम प्रकार से लोग एलर्जी शो करते हैं ना। इसका पहला सिम्टम होता है एलर्जी। तो ये जो संक्रामक रोग होते हैं, इनमें जो एलर्जिकल डिजीजेज हैं, ये भी आसानी से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती हैं। इनके वाहक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी पूर्वक फैल सकते हैं। अगर एक दूसरे के अगल बगल ये लोग सो गए, लेट गए, ऐसी कंडीशन में भी फैल जाएंगे। तो इनसे आपको बचना है, क्योंकि ये प्रतिरक्षी तंत्र की खराबी के कारण हो रहे हैं। और इसके पैथोजेंस करते क्या है, बॉडी में इंटर करने के बाद प्रतिरक्षी तंत्र को, इम्यून सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब बॉडी का इम्यून सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा तो हमारी बॉडी किसी भी डिजीज से फाइट नहीं कर सकती है। अगर हमारी बॉडी किसी भी डिजीज से फाइट नहीं कर सकती है तो डिजीज सिंपली हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। अर्थात ऐसा व्यक्ति स्वस्थ हो जो है नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह इफेक्टेड है किसी न किसी रोग से, किसी न किसी प्रकार से ग्रसित है रोगों के द्वारा, तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। लास्ट का देखिए कैंसर। कैंसर जो है, कैंसर के विषय में कहा जाता है कैंकर से बना। कैंसर ये सबसे खतरनाक, कैंसर जो है यह सबसे खतरनाक रोग है। और इसके विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि व्यक्ति ज्यादा मात्रा में टोबैको लेता है, तंबाकू के सेवन से हो जाता है। मुंह में कैंसर का हो जाना है तंबाकू के सेवन से हो जाता है। तंबाकू के भी सेवन से व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उससे भी कैंसर, लीवर का कैंसर हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी देखे गए कि व्यक्ति कुछ नहीं ले रहा है, ना तो तंबाकू ले रहा है, ना तो जो है अल्कोहल ले रहा है, फिर भी उसको कैंसर हो जा रहा है। फीमेल के यूटेरस में कैंसर का होना सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है। तो ये कैंसर जो रोग है यह एक विशेष प्रकार का ऐसा रोग है जो कि पैथोजेनिक है। नोड्स के फॉर्म, सिस्ट के फॉर्म में डेवलप करता है
और अनलिमिटिंग आउट ग्रोथ होती चली जाती है, अनलिमिटिंग आउट ग्रोथ होती चली जाती है, तेजी के साथ इनका डेवलपमेंट होता जाता है। इसीलिए अगर कैंसर की सेल्स यहां तक दिखाई देती है, डॉक्टर यहां से इसको काट देता है कि हो सकता है यहां तक इसका जो है फैलाव हो गया, नहीं तो कीमोथेरेपी करता है। कीमोथेरेपी के थ्रू वहां पर जितने इसके पैथोजेंस उसको डेड किया जाता है, मार दिया जाता है, अर्थात आगे नहीं बढ़ने पाते, ब्रेक किया जाता है, रोका जाता है। तो ऐसे डिजीजेज हैं जिनके विषय मैंने बताया कि इनको असंक्रामक रोग कहा गया, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज बोला गया। नॉन इन्फेक्शियस कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता, ध्यान दीजिएगा, जिसको है उसी को रहेगा। ये नॉन इन्फेक्शियस हैं। क्या है? नॉन इन्फेक्शियस। कैंसर हो गया, इम्यून सिस्टम हमारा खराब है, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं, तो डिजीज हमको होगी किसी दूसरे व्यक्ति को। जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रांग है उसको डिजीज नहीं होगी, डिजीज होगी तो हमको, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का असंतुलन हमारे शरीर में है तो डिजीजेस हमको होगी, रोग हमको होगा, किसी अन्य को नहीं। ऐसे व्यक्ति को रोग नहीं होगा जो कि जिसके बॉडी में हार्मोनों का सिक्रेशन सामान्य रूप से हो रहा हो। डिजनरेटिव डिजीजेज, अपक्षयी रोग, डिजनरेशन, माल न्यूट्रिशन के थ्रू देखा गया कि व्यक्ति में आसानी पूर्वक उसके अंदर टोटल न्यूट्रिएंट्स हैं तो रोग नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई तो रोग होना शुरू हो जाएगा। न्यूनता रोग, डिफिशियंसी डिजीजेज, इसके विषय मैंने पहले ही आपको बता दिया। न्यूनता रोग के विषय में सबसे पहले ही आपको बता दिया कि डिफिशियंसी डिजीज जो होती है या आराम पर्याप्त रूप में आहार को न मिल पाने के कारण हो जाती है डिफिशियंसी डिजीज। तो इस तरह से इन रोगों के विषय मैंने आपको बताया। आइए देखते हैं, कुछ हम आपको बताएंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। वायरस के द्वारा संक्रमण होता है, आप लोगों ने देखा इस समय चल रहा है वायरस संक्रमित रोग, कोरोना है, HIV एड्स है, वायरस संक्रमित डिजीज है। बैक्टीरिया से भी हमने बताया आपको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बैक्टीरिया है। ये मोनेरा जगत से लिया गया है क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम ये फाइलम मोनेरा से है, प्रिमिटिव फाइलम से है, मोनेरा से है। फंगल डिजीजेज फंजाई जगत से है, फंगस फाइलम से है। ये प्रोटोजोवन डिजीजेज जैसे अमीबिक डिसेंट्री हो गया, खूनी पेचिस हो गया, ये अमीबिया से होने वाला रोग है। पायरिया एंटीमिबा जिंजिविलिस से हो गया। और इस तरह से डिजीजेस फैलती चली जाती हैं। चपटे कृमि, फ्लैट वर्म, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया है कि बॉडी को एनीमिक बना देते हैं, क्योंकि बॉडी से ब्लड को सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं, हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी को इफेक्टेड करना शुरू कर देते हैं, बॉडी में संक्रमण इनका प्रारंभ हो जाता है। और राउंड वर्म के विषय मैंने आपको बताया है, एनिमेलिया, ह्यूमन बीइंग्स राउंड वर्म है, खुजली होती है, देखते हैं आप लोग चकत्ते पड़ जाते हैं, वहां तक राउंड वर्म से डिजीज है ये। तो ये रोगजनक वर्ग के प्राणी हैं। तो ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगल में दांत, खाज, खुजली, आप लोग इसका नाम सुने होंगे। डर्मेटाइसिस मतलब होता है त्वचा रोग, त्वचा से जितने भी रोग होते हैं सबको डर्मेटाइसिस बोला गया। तो ये डर्मेटाइसिस हो जाता है। अब डर्मेटाइसिस में लेप्रोसी अलग, कुष्ठ रोग अलग है, ध्यान दीजिएगा। त्वचा के रोग में आप कुष्ठ रोग अलग जोड़ दीजिए और उसको लेप्रोसी बोला जाता है। डर्मेटाइसिस मींस सिर्फ त्वचा का रोग होता है। प्रोटोजोन में मैंने भी आपको बता दिया, मलेरिया हो गया, अमीबिया से होने वाला अमीबिक पेचिस हो गया, काला आजार हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया। और वर्म से मैंने फ्लैट वर्म से अभी आपको बताया मैंने कि टीनियसिस है, जैसे फ्लैट वर्म में टीनियसिस है, टीनिया सोलियम टेपवर्म जिसको कहा गया, ग्रॉस नली से इफेक्टेड हो जाता है ये टेपवर्म। राउंड वर्म एस्कैरियसिस, जो एस्कैरिस से होता है राउंड वर्म एस्कैरियसिस। हाँ, जो उच्चेरिया वनक्रफ्टाई है जिसको हम हाथी पांव या पील पांव के नाम से जानते हैं, इसको एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया बोला जाता है।
ये डिजीज होती है, एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया। इस तरह से आपने देखा कि हमारे शरीर में ढेर सारे रोग ऐसे हैं जो आसानी पूर्वक फैलते रहते हैं, रोगों से चलते रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं। हमने कहा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जानकारी ही बचाव है, लेकिन कब के लिए? अरे भाई, जानकारी ही बचाव है, लेकिन जब आप उसका अनुपालन करेंगे तब ना बचाव है। हम तो जान रहे हैं इस समय कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, इस बात को मैं जान रहा हूं, पूरा देश जान रहा है। अकेले भारत देश ही नहीं, पूरे देश जान रहे हैं कि इस कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, सभी जान रहे हैं। लेकिन अब यहां पर कह भी रहे हैं कि जानकारी ही बचाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जानते हुए भी हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हम कहां से क्योर रह पाएंगे? हमको आसानी पूर्वक उससे अपने को प्रिवेंट करना है। जानकारी है, जानकारी का आप यूज करिए, तब कहीं जाकर के आप क्योर होंगे। HIV है इनको, मुझे पता है कि HIV पॉजिटिव है, तो उसके साथ किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ब्लड का डोनेशन नहीं होना चाहिए, ब्लड का एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर डेवलप कर जा रही है तो ये डिजीजेज हो जाती है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो डिजीजेज हो जाती है। डिस्पोजेबल सिरिंज उस व्यक्ति को लगाएगी, वही सिरिंज से हमको भी इंजेक्ट कर दिया गया, पता ये चला कि वो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो उस व्यक्ति के अंदर था वो हमारे अंदर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे डिजीजेज हैं जो हो रही हैं। तो इतना कह देना आसान ही नहीं है। उपचार में जितनी भी डिजीजेज बन रही है, सारे के सारे डिजीज के उपचार हैं। आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ भारत ही अकेला ऐसा देश है, इंडिया ही सिंगल कंट्री है जिसमें बचने की दर सबसे ज्यादा है। जो वायरल डिजीजेस चल रही है इस समय, कोरोना वायरस की डिजीज जो चल रही है, सबसे ज्यादा अगर बच रहे हैं तो भारत में बच रहे हैं। यहां पर अभी डेथ रेट वो बड़ी नहीं है, घटी हुई है, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास जागरूकता है। ऐसे में भी अगर कोई व्यक्ति जान करके भी अज्ञानता पूर्वक कार्य करेगा तो इस प्रकार के रोगों से वो ग्रसित होगा। तो जानना ही नहीं, जान करके उसके प्रति अनुकरण करना भी यह हमारी जानकारी का साधन होता है, लक्षण होता है। इसीलिए कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और टीकाकरण वैक्सीनेशन के विषय में आपको बता दें, टीकाकरण वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीन का बनाना आज का काम नहीं है, तो बहुत पहले से वैक्सीन चलती चली आ रही है। BCG की वैक्सीन है, टीका है, टीकाकरण लगवा दिया जाता है, टीका लगवा दिया जाता है, तो ये आसानी पूर्वक इसके द्वारा जो है व्यक्ति को लाइफ टाइम में चेचक नहीं होगा। इस तरह से ढेर सारा पोलियो की वैक्सीन आ गई है। बच्चे को जन्म लेते ही कुछ समय बाद उसको जो है माताएं 2 से 3 महीने हो जाती हैं तो हॉस्पिटल से उनका कांटेक्ट होता है, CSC या PHC के द्वारा कांटेक्ट रहता है, तो वहाँ पर दाई ले जाकर उनको पोलियो ड्रॉप पिलवा देती हैं, व्यक्ति उससे बच जा रहा है। तो जागरूकता होनी चाहिए। अगर जागरूक व्यक्ति है तो उसके अंदर जो है किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, और जागरूक नहीं है तो उस व्यक्ति के अंदर जो है अन्य प्रकार के रोग हो जाएंगे। सरकार लगातार पोलियो अभियान चला, पल्स पोलियो अभियान चला रही है। एक भी व्यक्ति अगर पोलियो से ग्रसित मिला तब तक यह अभियान चलता रहेगा। जब यह रहेगा नहीं, यह पोलियो रोग नहीं है, इसका पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है, तब कहीं जाकर के यह पल्स पोलियो अभियान बंद होगा। ठीक उसी प्रकार से जो ये डिजीजेज आप देख रहे हैं करंट टाइम में, आपने देखा कि कोरोना वायरस, अभी इसकी वैक्सीन बन रही है। अगर वैक्सीन बन गई और सक्सेस हो गई तो यह वैक्सीन तब तक चलाई जाती रहेगी जब तक कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति वह जो है कोरोना से पूरी तरह से बच न जाए, स्वस्थ ना हो जाए। सभी व्यक्तियों में इसके जो है वैक्सीन दी जाएंगी। इस तरह से वैक्सीनेशन का काम होता है। तो मैंने आज अपने इस लेक्चर के द्वारा व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, या मैंने अपने इस कोचिंग चैनल से, कौदरी कोचिंग क्लासेस के चैनल से, अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी
चैनल के माध्यम से मैंने आज आपको व्हाई डू वी फॉल इन नाम का लेसन, ये चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है। अब इस पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसका नोट बनाइए और इसको पढ़ते रहिए। अब देखिए धीरे धीरे समय बहुत ही निकट है, जल्द ही जल्द स्कूल खुलने वाले हैं, गाइडलाइन जारी हो गई है, तो गाइडलाइन आने तक आप लोग पूरी तरह से इसका नोट बना करके प्रिपेयर रखिए और जितना भी बताया गया, जितने भी लेक्चर दिए गए, इसको भी आप लोग कंप्लीट रखिए। इसके बाद भी मैं हमेशा अपने इस अलीमुद्दीन शेख कौदरी चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड करता रहूंगा और आप लोग हमारी इस वीडियो को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिए तो वीडियो लगातार हमारा आपके पास पहुंचता रहेगा। इसमें हम आपको सभी लेक्चर देंगे, फिजिक्स का भी मैंने दिया है, केमिस्ट्री के लेक्चर मैंने दिए हैं, बायो के भी लेक्चर मैंने दिए हैं, तो हमारे जितने भी लेक्चर सारे लेक्चर आप तक पहुंचते रहेंगे। तो इसलिए मैं फिर आपसे एक बार कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।